नमस्कार, मैं हूं सृष्टिका और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी हां, ये खास कार्यक्रम है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट्स और इसके साथ ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जी हाँ, आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हमारे आज के विषय से बात भी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले संपर्क सूत्र है आपसे हम साझा कर लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो है, सबसे पहले आपको लैंडलाइन नंबर मैं बता देती हूँ 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं 1800-233-0040। जी हाँ, तो इन नंबर्स पर आप फ़ोन हमें कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें हम सबसे पहले आपको तिथि से अवगत कराते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है बैसाख और आज है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तारीख है 19 अप्रैल और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि 19 अप्रैल के दिन क्या महत्वपूर्ण घटनाएं देश दुनिया में घटी थी। तो जी हाँ, वक्त हो गया है कार्यक्रम में सेगमेंट आज के इतिहास का। तो चलिए डालते हैं नजर आज के इतिहास पर। सन 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति बने थे। सन 1842 में कलकत्ता में पहले प्रसूति अस्पताल की शुरुआत हुई थी। सन 1936 में फिलिस्तीन में यहूदी विद्रोह दंगे शुरू हुए थे। सन 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने थे। सन 1971 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला जीता था। सन 1972 में बांग्लादेश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। सन 1975 में भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ था और आप सभी को बताना चाहूंगी यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। सन 1977 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का प्रारंभ हुआ था। सन 2001 में बीएसएफ ने मेघालय के गांव से बांग्लादेश सेना को मार भगाया था। सन 2006 में पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उनके द्वारा लाया गया चांद का टुकड़ा भेंट किया गया था। सन 1908 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण करने के लिए नई कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सन 2020 में कोरोना वायरस से नई दिल्ली में नवजात शिशु की मौत हुई थी और देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 17,000 से पार पहुंचा था। तो जी हाँ, ये थी वो सारी घटनाएं जो 19 अप्रैल के दिन घटी थी बीते इतिहास में। और अब आगे बढ़ेंगे और आपके साथ साझा करेंगे एक अच्छी बात। जी हाँ, यानी कि वक्त हो गया है कार्यक्रम में आज के विचार का। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। जी हाँ दर्शकों, सफलता एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होता है। सफलता हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों से बनती है और छोटे छोटे वो प्रयास, छोटे छोटे वो कदम, वो हर दिन की एक हिम्मत हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। सिर्फ हमें जो ख्याल रखना है वो यह कि हमें धैर्य रखना है अपने अंदर और संयम भी। जी हाँ, तो बस ये दो चीज़ों के साथ बढ़ते रहिए आगे, आप सफलता तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आप सभी को आज का हमारा विषय बताने का। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड, वो सभी फ्रॉड जो ऑनलाइन होते हैं, आज हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, जो पहले का समय था, उस समय जब आपसे किसी को पैसे छीनने होते थे तो उसको आकर आपके सामने खड़ा होना पड़ता था। आपके वो पर्स को या तो छीन कर लेकर जाएगा, आपकी चेन को छीन कर जाएगा, या आपको डरा कर आपसे खुद ब खुद वो आपके हाथ से आपके पैसे लेगा। लेकिन जब समय बदलता है,
और समय बदलता है तो तरीके भी बदल जाते हैं। तो जो आज का सीन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो फ़ोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वो सब हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। हमें कहीं ना कहीं कैशलेस हम पेमेंट कर सकें, हमें पर्स लेकर ना जाना पड़े। पर्स ले जाने का एक तनाव भी अलग होता है कि हम पर्स भूल गए, अब हम कुछ ले नहीं सकते। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें हमें वो सहूलियत देती है कि हम इनका उपयोग करके वक्त बचा सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ इन चीज़ों को कुछ गलत तरीके अपनाकर इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल, और गलत इस्तेमाल करके आपके पैसे आपसे ले लिए जाते हैं। कभी गलत लिंक आप तक आपको देकर, कभी OTP का नंबर आपसे लेके, कभी गलत वेबसाइट के माध्यम से, ऐसे बहुत तमाम तरीके हैं। तो जी हाँ, आज हम ये सारे तरीके जानेंगे और इन परेशानियों का समाधान क्या है इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और इसके साथ ही आपके मनोरंजन का भी हमें ध्यान है, इसलिए आपको हम बहुत अच्छे गीत भी सुनवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज के विषय विशेषज्ञ से मिलवा देती हूँ, योगेश पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। आप साइबर एक्सपर्ट हैं। तो सर, आज हमसे ऑनलाइन होने वाले सभी फ्रॉड और स्कैम पर बात करेंगे। और आइए आपको आज के हमारे मेहमान मुकेश तिवारी जी से भी मिलवा देते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मुकेश जी के साथ दिलीप वासवानी जी भी हैं जो सिंथेसाइजर पे रहेंगे। और सबसे पहले, जैसे कि विषय मैंने आपको पहले बताया था, उस विषय से चर्चा हम शुरू करते हैं। आपको फ़ोन नंबर्स हम आपको बता चुके हैं और टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सर से हम यही जानते हैं कि सर, समय बदला है तो तरीके भी बदल गए, तो वो क्या नए तमाम तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारे साथ आज के समय में फ्रॉड हो रहा है? जी, देखिए, पहले जाके लोग बैंक में पैसे विड्रॉ करते थे, पर्ची भरते थे, विड्रॉल स्लिप भरते थे, चेक के साथ भी छेड़छाड़ होने लगी। चेक के अंदर लोग बारीक पेन से बदलाव करने लगे, नकली इंक वाले पेन आने लगे, जो भी तरह के हम चेक्स यूज़ करते थे, ट्रंकेटेड, एंड इसके साथ छेड़छाड़ होने लगी। जैसे ही हम कागजी या फिज़िकल फॉर्म से डिजिटल हुए तो बहुत सारे हमारे साथ सुविधाएं भी जुड़ी, लेकिन बहुत सारे कष्ट भी जुड़ गए जी। ऐसे कुछ कष्ट हैं साइबर फ्रॉड्स। तो डिजिटली जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम अलग अलग बैंक के सर्वर के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। वो पैसा क्या होता है? क्या वो काल्पनिक पैसा है? नहीं, वो एक डिजिटल एंट्री है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सारे बैंक उसको स्वीकार करते हैं। इनका एक कानून बना है, उसको कहते हैं बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। आपके पासबुक में अगर कोई एंट्री हुई है, आपने कोई पैसा विड्रॉ करा है, किसी को भेजा है, तो ये जो एंट्री बनती है, ये लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से माना जाता है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा धारक को मिल गया जी। अब सर्वर्स के माध्यम से, टेक्निकल माध्यम से छेड़छाड़ हो सकती है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए, नए तरीके आ गए जिनके माध्यम से फ्रॉड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेंडिंग है OTP की मांग कर फ्रॉड करना, या टारगेट मोबाइल नंबर पर कोई मैलिशियस एप्लीकेशन डाल देना, SMS भेज के फिशिंग कर लेना जी। और कई ऐसे प्रकरण भी देखे जा रहे हैं जहां बिना OTP के साथ भी ट्रांजैक्शन जी। सर, आपने OTP की बात निकाली है, बिल्कुल हम OTP पर दोबारा से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ दमोह से एक कॉलर जुड़ गए हैं। महेंद्र पटेल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न रखें। महेंद्र जी, अपना प्रश्न करें। जैसे बैंक से कॉल आती है कि आपके ATM का नंबर, पीछे का नंबर, उन्हें आगे का बोल दिया, 1-2 अंक, पीछे के बोलते हैं कि आप अंक बताइए। और जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं या जो भी मतलब अशिक्षित लोग हैं, वो बोल देते हैं सहज रूप में अपना ATM नंबर हो या अपना पिन कोड नंबर। तो फिर बाद में पता चलता है उनको कि अपने खाते में से पैसे कट गए। और सर, इससे कैसे बचा जा सके? क्या सावधानी रखें? उपभोक्ता बैंक से क्या संपर्क करें? सर, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। नमस्कार जी। बिल्कुल सर, जो महेंद्र जी ने जो समस्या बोली, वो कहीं ना कहीं ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो इतने जागरूक नहीं होते हैं, या फिर कहिए कि उन्हें सही जानकारी नहीं होती कि हमारे ये पर्सनल डिटेल है, हमें नहीं बतानी चाहिए। तो ये समस्या कुछ ऐसी जुड़ी हुई है, तो इसका समाधान बताएं। अब देखिए, महेंद्र जी का सवाल बहुत अच्छा था। ग्रामीण क्षेत्र पे ना जाते हुए हम पहले शहर की स्थिति समझ लें। शहर की स्थिति भी ऐसी है महेंद्र जी आज की डेट में कि किसी को कॉल आता है तो वो अपनी जानकारी बता देता है, ठीक है, चाहे वो कोई वरिष्ठ जन हो या कोई गृहिणी हो,
बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आम व्यक्ति ही बता देता है, हम और आप जैसे लोग भी बता देते हैं कई बार। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग जानकारी हो, कोई दूसरी जानकारी भी आपकी बैंकिंग जानकारी की तरफ बढ़ सकती है। अब जब शहर के व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो गांव का व्यक्ति तो मैं कहूँगा और सीधा है ना। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो अवेयर नहीं है, वो अखबार पढ़ रहा है, रेडियो सुन रहा है, आप न्यूज़ के माध्यम सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन ये ठगी किसी के साथ भी हो सकती है। तो आप ही के जो सवाल है उसमें से बात निकली है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी जहाँ तक हो सके आप किसी के साथ साझा ना करें, किसी को भी शेयर करने से इनकार कर दें। बैंक, RBI, कोई भी ब्रांच आपको कभी संपर्क नहीं करता, वो तो बल्कि आजकल एडवर्टीजमेंट भी करने लग गए हैं कि साहब हम कांटेक्ट नहीं करते, आप हमें कोई हमारे नाम से कोई कॉल करे तो आप कोई जानकारी मत दो। बैंक आओ, ब्रांच आओ, कांटेक्ट करो। आप वरिष्ठ जन हो, स्वास्थ्य के कारण अगर आप जाने में असमर्थ हो तो ज़्यादातर बैंक ये सुविधा चलाते हैं कि आपके पास आके वो हस्ताक्षर, अंगूठे का नमूना, ये सब चीज़ें लेके जाने के लिए सुविधाएं हैं। अगर वो नहीं करते तो आप एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास, लोकपाल के पास आप कंप्लेंट करा सकते हैं, RBI के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका निराकरण नहीं है, आपको बस अपनी व्यक्तिगत जानकारी एकदम से किसी को साझा नहीं करनी है। जी बिल्कुल। दर्शकों, इस बात को समझिए कि कभी भी कोई भी बैंक आपको फ़ोन करके आपकी निजी जानकारियों के लिए कभी नहीं पूछेगी, और अगर ऐसा कोई कॉल आपके पास आता भी है तो आप सीधा जवाब दीजिए कि हम बैंक आके ये काम करना सही समझेंगे। आप बिल्कुल भी फ़ोन पर अपनी कोई भी जानकारी साझा नहीं करिए। और क्योंकि कई बार सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात ना करें, शहर का पढ़ा लिखा इंसान भी कई बार इन सब झांसों में आ जाता है, क्योंकि वो इतना क्योंकि बैंक से कॉल है ये सुनकर सबके मन में एक बार लोग कहिए कि संदेह नहीं आता है, एक ट्रस्ट बन जाता है, बैंक से ही फोन आ रहा है। बिल्कुल, और इसी के चलते वो फायदा उठा लेते हैं। इससे जुड़ा एक केस बताना चाहूँगा मैं आपको। मेरे साथ ही एक महिला कर्मचारी हैं भाई, उनको कॉल आया और सामने दूसरी तरफ भी जो कॉलर थी वो महिला। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कॉलर्स हैं वो महिलाएं हैं। ऐसा नहीं कि इसका कुछ अलग कारण है, इसका साइकोलॉजिकल कारण है। महिलाएं जब भी किसी को कॉल करती हैं तो एक मन में एक विश्वास अपने आप पैदा हो जाता है। महिलाएं चाहे महिलाओं को कॉल करें या पुरुषों को कॉल करें या वरिष्ठ जन को कॉल करें, एक विश्वास बन जाता है। अब उन्होंने, हमारी जो महोदया थी, उनको बताया कि हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, बैंक का नाम मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा आपके घर में 4 ATM है, उनको इसकी जानकारी थी। उन्होंने कहा आपको इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए, चूँकि आपको OTP हम भेजेंगे, इससे आप वेरीफाई कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बैंक आके करेंगे। उन्होंने कहा आपके जब तक ATM ब्लॉक हो जाएंगे। तो वो जो डर आपके मन में पैदा होता है, इसके चलते उन्होंने वो 4 OTP दिए। भारत भर में उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गए, फ्रॉड हो गए, कुछ 30-40 रुपये बचे। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। जी बिल्कुल। और जैसे कि सर ने कहा कि कुछ जानकारी वो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां वो पहले ही जुटा लेंगे कि जिन्हें वो बताकर विश्वास एक बना लें आपका, और आप देने में सहज हो जाएं। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी कार्यक्रम में, लेकिन आइए मुकेश जी के पास चलते हैं। और मुकेश जी, सबसे पहला गाना आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा प्रस्तुत करना चाहेंगे? शुरुआत ईश्वर के नाम से ही करना चाहिए, तो इसलिए मैं एक भजन सुनाता हूँ आपको। कृष्ण कहो या राम कहो, प्रभु का कोई भी नाम कहो, ईश्वर तो है एक, उसे जिस रूप में चाहे प्रणाम कहो। कृष्ण कहो या राम कहो, प्रभु का कोई भी नाम कहो, ईश्वर तो है एक, उसे जिस रूप में चाहे प्रणाम कहो। बोलो सीताराम, चाहे बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम, चाहे बोलो राधे श्याम। हर प्राणी में रमता है, इसलिए राम कहलाता है। आकर्षित करता मन को, जगों से कृष्ण बतलाता है। वो हर प्राणी में रमता है, इसलिए राम कहलाता है। आकर्षित करता मन को, जग उसे कृष्ण बतलाता है। इनमें है कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, प्रभु
प्रभु का हर चरित ललाम कहो। ईश्वर तो है एक, उसे जिस रूप में चाहे प्रणाम कहो। बोलो सीताराम, चाहे बोलो राधे श्याम। बोलो सीताराम, चाहे बोलो राधे श्याम। दुर्गम है जिसे जान पाना, हम उसको दुर्गा कहते हैं। जो शंकर है हरदम सबके कल्याण में तत्पर रहते हैं। दुर्गम है जिसे जान पाना, हम उसको दुर्गा कहते हैं। जो शंकर है हरदम सबके कल्याण में तत्पर रहते हैं। हर नाम प्रभु का पावन है, हर नाम प्रभु का पावन है। चलते फिरते अविराम कहो। ईश्वर तो है एक, उसे हर रूप में चाहे प्रणाम कहो। बोलो सीताराम, चाहे बोलो राधे श्याम। बोलो सीताराम, चाहे बोलो राधे श्याम। बहुत बहुत सुंदर भजन मुकेश जी आपने सबसे पहले हमारे दर्शकों को प्रस्तुत किया। जो बोल थे इसके कि जो शंकर हैं वो सारे परेशानियों का निवारण करते हैं, बहुत ही सुंदर बोल थे। अब मैं जानना चाहूँगी कि ये जो गीत, ये जो कॉम्पोजिशन है, ये आपकी ही है? जी, ये कंपोजिशन तो मेरी ही है और इसे लिखा है डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य जी। जी, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। दर्शकों, जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑनलाइन फ्रॉड्स पे, और योगेश जी से हम जान रहे थे कि क्या क्या नए तरीके हैं। सर ने हमें OTP फ्रॉड के बारे में बात निकली थी, तो आइए उसे विस्तार से जानते हैं कि OTP फ्रॉड एक्चुअली में होता कैसे है, क्या क्या तरीकों से आपसे OTP सामने वाला लेता है, धोखाधड़ी करने वाला, और कई बार बिना OTP के भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये सब कैसे होता है और कैसे इससे हम बच सकें? सर, इन सारी बातों पर मैं चाहूँगी आप प्रकाश डालें। जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, 2-3 माध्यम है जिसकी तरह से व्यक्ति आपसे OTP हासिल करता है। अब OTP का सिग्निफिकेंस क्या है, OTP की इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझिए। भाई, आप टैक्सी बुक करते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, वहाँ पर भी आप OTP शेयर करते हैं। जी, आजकल गैस बुकिंग में OTP आने लगा है साहब। कोई सुविधा का आप यूज़ करते हैं, उसमें OTP वेरीफाई करते हैं। तो OTP एक तरह का ऑथेंटिकेशन है, किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब OTP में भी जो टाइमर लगा हुआ होता है, आजकल इतने समय में आपको उसको यूज़ करना होता है। जब कोई साइबर अपराधी आपसे OTP की मांग कर रहा है, तो आपके मन में सबसे पहले ये जानकारी आनी चाहिए, बैंक आपसे कभी OTP मांगेगा नहीं, आपका कोई भी मित्र यार दोस्त आपसे OTP मांगेगा नहीं। आपसे कोई OTP की मांग कर रहा है या पिन की मांग कर रहा है, ये बात मान के चलिए उस व्यक्ति के पास आपकी पूरी फाइनेंशियल जानकारी ऑलरेडी आ चुकी है। कई ऐसे प्रकरण देखे गए हैं, कई ऐसे फर्जी BPO चल रहे हैं जहां पर यह देखा गया है कि आपका और हमारा डेटा, लाखों लोगों का डेटा, बैंक का डेटा, नाम, कितना पैसा है, रुपया पैसा आपके अकाउंट में, कार्ड नंबर, सब कुछ उनके पास होता है। वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, आपसे कॉल पे बने रहते हैं। जैसे ही आपने उन्हें एक OTP वेरीफाई करा या शेयर करा, 2 मिनट में आपके अकाउंट से पैसा निकल कर अन्य जगहों पर चले जाता है। ये हो गया कॉल के माध्यम से OTP लेना। दूसरा, वो आपको प्रेरित करते हैं कि कोई भी रिमोट एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए किसी भी नाम से। बहुत सारे परिवारों में देखा गया जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो अपने माँ बाप का, अपने रिलेटिव्स का साल भर का प्लान रिचार्ज कर देते हैं साहब। साल भर का अपना सैटेलाइट TV का रिचार्ज कर दिया साहब, मोबाइल का रिचार्ज कर दिया। एक चीज़ थी जिसको वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो था साहब भारत भर में बिजली का बिल, कि बिजली का बिल कितना आएगा कौन से महीने में। साइबर अपराधियों ने बिजली के बिल के ऊपर बहुत चिंतन किया। वो लोग भी बहुत सब YouTube वगैरह न्यूज़ देखते हैं, तो उन्होंने नया प्लान बनाया कि बिजली के बिल के लिए साहब फ्रॉड करेंगे। अब वो वरिष्ठ जनों को फ़ोन करने लग गए कि बिजली का बिल साहब आप अगर ऑनलाइन भरोगे तो इसमें आपको इतना पैसा कम मिलेगा, ये एप्लीकेशन डाल लीजिए। तो 2-3 एप्लीकेशन जिसके लिए साइबर सेल ने नोटिफिकेशन भी इशू किया था। पहला है टीम व्यूअर, दूसरी एप्लीकेशन है AnyDesk। ऐसी अन्य एप्लीकेशन भी हैं जो अगर आपने इंस्टॉल कर ली तो रिमोटली कोई भी आपका मोबाइल चला सकता है। ये दूसरा तरीका है जो चर्चित तरीका है OTP फ्रॉड।
जी सर, आपने जैसे कि बताया, दर्शकों, सर ने बहुत सही बात बोली कि जो आपके साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं वो भी बैठ के जो सारे वीडियोस देख रहे हैं वो ऐसी जगह प्लानिंग करके बैठेंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। सर, ये तो बात हो गई कि किस तरह वो OTP के साथ कनेक्शन बना के, कई बार हमने देखा है कि बिना OTP शेयर करे भी पैसे ट्रांजिट हो जाते हैं। तो सर, ये कैसे बचा जाए कि आपने तो OTP बताया नहीं पर फिर भी पैसे कट गए, ये इस परेशानी का क्या समाधान है? देखिए, इसको आप सीधे सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है, अंतर्राष्ट्रीय लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, जिसको कहते हैं PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। मैं बहुत ज़्यादा अपने श्रोताओं को, दर्शकों को टेक्निकल बात ना बताते हुए सरल बात बताऊंगा। आप किसी भी तरह से, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पर अगर अपना ATM कार्ड नंबर डाल रहे हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, वो वेबसाइट या वो ऐप उसको स्टोर कर सकती है। अब हाल ही में 31 दिसंबर 2022 के बाद RBI ने ये पावर इनसे हटा ली और बहुत जल्दी हम लोग देख रहे हैं हमारा एक नया IT एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम नया बनने वाला है, उसमें ये कानून और जटिल हो जाएंगे, हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी ये कष्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के माध्यम से बिना OTP बताए ट्रांजैक्शन आज भी कई वेबसाइट्स कर रही हैं, जो कि हमारे लिए कष्ट का विषय है। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको सचेत रहना है, इसकी रिपोर्टिंग करनी है। जी बिल्कुल, और हम बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। जी नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न करें। चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन होता है तो इसमें जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है और जो उम्र दराज है, जिनको नजर से भी कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति फराक से कैसे बचें? जी, मैं आपका जो क्या कहना चाहिए दर्द है वो मैं समझ पा रहा हूँ। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे वित्तीय रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन बातचीत से बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बैंक का इस्तेमाल करते होंगे, आप एक मोबाइल चला रहे होंगे बाराबंकी में और वो मोबाइल आपने बैंक के साथ जोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बाध्यकार हो गया। तो आपने आधार भी पेयर कराया होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक चले, बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें जब आपने करी हैं तो आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते होंगे भाई साहब नंदकिशोर जी, तो आपको उसका SMS प्राप्त होता होगा। जो भी बैंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि कभी SMS थोड़ी देर से आए, लेकिन SMS आएगा ज़रूर। अब जैसे ही आपको SMS आया तो आपको इसकी पुष्टि होगी कि पैसा आया या पैसा गया। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बड़ा आपके साथ नुकसान नहीं होगा। आप देखिए, एक तो RBI ने ऑलरेडी लिमिट लगा दी है 10,000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन में तो आपको OTP वेरीफाई करना है, चाहे आप स्वतः खुद ATM जाके निकालें। बिल्कुल सही बात है। तो 9,000 या 9,800 तक का कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है आपके साथ, आप उसे तुरंत रिपोर्ट कर दो। बैंक को SMS आता है, उसको उसमें नंबर आता है कि ये आपने अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया तो इस नंबर पर रिपोर्ट करें। आजकल तो कितना अच्छा हो गया है, उस नंबर पर तुरंत रिपोर्ट कर दें। वो ट्रांजैक्शन सेटल होने में समय लगता है। क्या होता है, मैंने UPI के माध्यम से, ATM के माध्यम से, बैंक के माध्यम से किसी को पैसा भेजा, ये एकदम से वहाँ नहीं पहुँचता। दिखाने जरूर लगता है बट इसको बोलते हैं सेटलमेंट। ये सेटलमेंट कुछ समय लेता है। कोई बैंक 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा समय लेता है। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट कर दोगे उस ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर दिया जाएगा। नहीं तो और भी प्रक्रियाएं हैं इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने, फ्रीज करने की। बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई बैंक आपको कोई मैसेज भेज रही है तो वो उस मैसेज में इस बात को भी आप तक पहुंचाती है कि आप किसी भी तरह की मदद के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि सारी जानकारियां हमारे सामने होती है, समाधान भी हमारे सामने होता है, लेकिन समय की कमी होने के कारण, जल्दबाजी के कारण हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए इन सब कामों को करते वक्त थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए और कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आप पढ़कर ही आगे बढ़ें। सर, आपने पैन कार्ड का जिक्र यहाँ पर किया था। पैन कार्ड का नाम सुनकर मेरे दिमाग में एक बात आई। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि और आज भी कई बार हमें मैसेज आता है कि अपना पैन कार्ड लिंक करने के लिए कई बार पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है, आधार का नंबर भी मांगा जाता है लिंक करने के लिए। और जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपसे धोखाधड़ी भी कर ली जाती है। तो ये जो पैन कार्ड लिंक कराते वक्त ये सब जो धोखाधड़ी होती है, ये क्या है और इनसे भी कैसे हम इनका सामना कर सकते हैं? देखिए,
पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको सिर्फ ITR फाइलिंग या आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम आता है आपको। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हमसे कोई भी दस्तावेज मांगता है कि लाइए एक दस्तावेज दीजिए साहब, हमारे पास जो आता है हम उठा के वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं। हमारा सबसे प्रिय दस्तावेज है आधार ID कार्ड। जो नहीं भी मांगता आधार, हम उस आधार को देके निराधार करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। पैन कार्ड और आधार को बचा के रखिए। भारत शासन ने MHN मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना एक सर्कुलर जारी किया था, नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपना पैन कार्ड और आधार ID एक साथ किसी को भी जमा ना कराएं। बैंक के पास ये होना और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये होना, ये लाजमी है। ये बड़ा कॉमन चीज़ है, क्योंकि उन्हें ITR फाइलिंग में आपका पैन कार्ड नंबर भरना होता है। इसके अलावा कोई भी आपसे किसी भी प्रक्रिया में पैन कार्ड की मांग करे, आप थोड़ा सचेत हो जाएं और पहले अपने वकील या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें, फिर ही उस दस्तावेज को प्रोवाइड करें। बिल्कुल दर्शकों, ये सब जो जानकारियां होती हैं, आपके आधार कार्ड का नंबर या पैन कार्ड का नंबर किसी भी बैंक के पास, ये पहले से ही आप जब भी उनके ग्राहक बनते हैं, जब भी उनकी सेवाएं ले रहे होते हैं, सेवारत होते हैं, तो पहले से ये जानकारियां हम उनको दे देते हैं। तो दोबारा से कभी फ़ोन करके ये मंगाना काफ़ी संदेह वाली बात होती है। इसलिए सवाल जवाब आप ज़रूर करें जब भी कोई भी ऐसी बात आपके सामने आए तो। और अभी वक्त हो गया है एक फिर से मुकेश जी का गीत सुनने का। तो आइए मुकेश जी के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि कौन सा गीत वो अब हमारे लिए प्रस्तुत करने जाने वाले हैं। एक और बड़ा सुंदर सा भजन मुझे बड़ा पसंद है जी, मैं चाहूँगा आपको सुनाऊं। जी। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर, कुब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बहुत सुंदर। फिर से आपने जो भजन सुनाया, ये भी जो कृष्ण भगवान के ऊपर था, बिल्कुल मन इतना प्रफुल्लित हो गया। और मुकेश जी, मन कर रहा है कि एक और गीत आपका हमारे दर्शकों को प्रस्तुत करें आप। कोई भी गजल या फिर कोई भी आपका, जैसे कि जी बिल्कुल। गीत के बोल हैं, मेरी जिंदगी के सहारे तुम ही हो जी, मेरी नाव के भी किनारे तुम ही हो। मेरी जिंदगी के सहारे तुम ही हो, मेरी जिंदगी के सहारे तुम ही हो, मेरी नाव के भी किनारे तुम
स्वप्नों का संसार तुम हो। मेरे मन की वीणा की झनकार तुम हो। नयनों में स्वप्नों का संसार तुम हो। भरे रंग जीवन में तुमने हजारों, भरे रंग जीवन में तुमने हजारों। अंधेरे हृदय का उजियार तुम हो। मेरी जिंदगी के सहारे तुम ही हो। मेरी नाव के भी किनारे तुम ही हो। मेरी जिंदगी के तुम्हीं से है जीवन में उजला सवेरा। तुम्हारे बिना सारे जग में अंधेरा। तुम्हीं से है जीवन में उजला सवेरा। तुम्हारे बिना सारे जग में अंधेरा। तुम्हारे बिना मन का मधुबन है सोना। तुम्हारे बिना मन का मधुबन है सोना। मेरे मन सुमन की बहारें तुम ही हो। मेरी जिंदगी के सहारे तुम ही हो। मेरी नाव के भी किनारे तुम ही हो। मेरी जिंदगी के बहुत सुंदर गीत मुकेश जी, और जितनी खूबसूरती के साथ आपने इसको प्रस्तुत किया है, मतलब मानिए जो सारा तनाव है वो एकदम ही गायब हो जाए। पूरे माहौल को आपने बदल दिया। और बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मन दिमाग सब हल्का हो। ये संगीत का जादू होता है, जी स्वरों का जादू होता बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा आपने। संगीत का जादू होता है। दर्शकों, और भी अच्छे अच्छे गीत हम मुकेश जी से आगे सुनते रहेंगे, और जो हमारी आज की महत्वपूर्ण चर्चा है वो भी जारी रहेगी। लेकिन आप सभी को मैं आज बताऊंगी कि 19 अप्रैल के दिन हम सभी विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे भी मनाते हैं। दर्शकों, जो हमारा शरीर होता है उसका जो सबसे बड़ा ऑर्गन अगर देखा जाए तो वो स्किन है, यानी हमारी त्वचा। और उसके बाद जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है हमारा लीवर। जी हाँ, तो आज का जो दिन बनाया जाता है वो लीवर डिसीज के प्रति हम जागरूक हो सकें इसलिए मनाते हैं। और आज इस उपलक्ष्य पर, आज के वर्ल्ड लीवर डे के उपलक्ष्य पर हमारे साथ एक डॉक्टर हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं, डॉक्टर रमेश भार्गव जी, जो फिजिशियन है। तो आइए सर से जानते हैं वर्ल्ड लीवर डे के बारे में। सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी 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 जी, आज के दिन के वर्ल्ड लीवर डे पे सर आप क्या जानकारियां साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि लीवर एक ही होता है, तो इसको लीवर को जो है स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो अपनाएं अपन अगर डेली जीवन में, तो अपन लीवर की बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे अपन पानी जो है ना वो बाहर नहीं पिए या शुद्ध पानी पिए, मतलब कि घर का भी पानी पिए या अपना पानी ले जाएं, बाहर का पानी नहीं पिए तो अपन हेपेटाइटिस वगैरह इनसे बच सकते हैं।
दूसरा ये है कि आप अल्कोहल वगैरह नहीं लें, ड्रिंक वगैरह या शराब वगैरह नहीं का सेवन नहीं करें। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि वजन को नहीं बढ़ने दें। वेट बढ़ने से क्या होता है कि लीवर में जो है फैट बढ़ जाता है, जो आगे चल के फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका इलाज का लिमिटेशन है। तो डेली अपन एक्सरसाइज करें, 45 मिनट रोज वॉक करें, वजन को नहीं बढ़ने दें, फास्ट फूड नहीं खाएं, क्योंकि फास्ट फूड में कैलोरीज ज्यादा रहती है, उससे वजन बढ़ता है। वजन बढ़ता है तो पेट में चर्बी बढ़ती है, उसमें लीवर पर लोड पड़ता है। ये सब चीजों का ध्यान रखें। और हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है, बी वैक्सीन जो है अपने नेशनल प्रोग्राम में शामिल है, तो सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो भी अपन को लगवा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। इन सब चीजों से जो है अपन हेपेटाइटिस वगैरह से बच सकते हैं। दूसरा ये है कि अपन जो स्टरलाइजेशन का ध्यान रखें। अपन घर में भी वाटर इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे बचना चाहिए, क्योंकि अपन बहुत सारी बीमारियां आपकी लीवर की, हेपेटाइटिस की है, सिरिंज और नीडल, खराब नीडल की वजह से भी अंदर जा सकती है। जहाँ तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मसला है, उसको भी अपन को कम करना चाहिए। जब तक अपन जो है 7-8 हीमोग्लोबिन नहीं हो तब तक नहीं है। कई लोग क्या है कि 9-10 पे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं, तो उसका भी एक अपन को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जब बहुत जरूरी हो तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए। क्योंकि कुछ बीमारियां जो लीवर की हैं, हेपेटाइटिस सी और बी वगैरह, वो हेपेटाइटिस बी पर्टिकुलरली वो लीवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से जी सर, जो फैटी लीवर डिसीज होता है सर, उसके सिम्टम्स और उसके क्या बचाव है? डॉक्टर रमेश जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो फैटी लीवर डिसीज होता है उसके सिम्टम्स और उसके बचाव क्या होते हैं। शायद डॉक्टर सर के साथ हमारा जो संपर्क था वो टूट गया है, पर दर्शकों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा लीवर होता है वो प्रोटीन और हार्मोन्स बनाता है, और ये जो ग्रंथि है इसका ये काम होता है। और जो दर्शकों जो ये प्रोटीन होता है और जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के बाकी के अंगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके साथ आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा लीवर होता है ये पुनः उत्पन्न हो सकता है, यानी कि ये रीग्रो भी कर सकता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात, 1 मिनट में लगभग 1.5 लीटर खून हमारे लीवर से होकर गुजरता है। तो बिल्कुल दर्शकों इन सभी बातों से हम समझ सकते हैं कि लीवर का स्वस्थ होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो बिल्कुल अपने समय समय पर लीवर के टेस्ट कराते रहें, जागरूक रहें, और जो भी अच्छा भोजन आप लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए खा सकते हैं, आप बिल्कुल उन पर ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए चलते हैं हमारी चर्चा पर वापस और सर से हम जानेंगे कि जो आज के समय में अगर हम देखें तो सर ऑनलाइन शॉपिंग का एक अलग ही क्रेज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समय भी बचाता है, हमें सहूलियत भी देता है, और इसके चलते काफ़ी सारे परेशानियों में भी हम पड़ जाते हैं। तो सर मैं चाहूँगी कि विस्तार से आप ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले किस किस तरीके से आपको ठगा जा सकता है और उन सभी से आप कैसे बच सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये बात हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएं। जी, ऑनलाइन शॉपिंग एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद है। हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता, बाज़ार में नहीं जाना पड़ता, पेट्रोल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको एक जगह मिल जाते हैं। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप कैंसिलेशन कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जुड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी देखे गए कि आपने साड़ी ऑर्डर करी और उसमें पत्थर निकले हैं, मोबाइल ऑर्डर करी है उसमें रेता निकली, चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे मिडिल मैन भी जुड़े होते हैं जो इस माध्यम इन सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। पहली बात, सोशल मीडिया के जो तमाम चैनल हैं, सोशल मीडिया मतलब मेरे श्रोता दर्शक भी जान पा रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सब तमाम जो पोर्टल है, भैया ये लोगों से बातचीत करने, फ़ोटो वीडियो शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे कोई जूता, चप्पल, साड़ी, मोबाइल बेच रहा हो तो बिल्कुल ख़रीदने मत बैठ जाओ, वो आएंगे नहीं कभी आप तक, और बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। ठीक है, जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, जिसने अपनी एक पहचान बनाई है, जो पुष्टि करेंगे, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप तक सही चीज़ पहुंचाने की, आप उस पर पहुंचाओ। मैं कोई ऐसी कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूं, बट आप खुद समझदार हैं। दूसरा, हम भारतीयों के लिए ही कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चालू किया गया था।
हम कंफर्टेबल नहीं थे अपना कार्ड नंबर डालने में, हमें आता भी नहीं था साहब पहले, लेकिन पैसा हमारे पास था। तो बहुत सारी कंपनी से दिमाग लगाया कि यार इनको घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराओ, तो साहब कैश ऑन डिलीवरी आ गया। आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑनलाइन पेमेंट करने में, कैश ऑन डिलीवरी करो जी। तीसरा कंसर्न, बहुत सारे लोगों के पास सामान आ जाता है साहब, एकदम से व्यक्ति डब्बा लेके सामने खड़ा होता है कि आपने सामान ऑर्डर किया। अब घर में जो मैडम है वो कह रही है साहब हमने तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा आप अपने बच्चों से पूछो, बच्चे तो करेंगे ही आपके सामान ऑर्डर। अच्छा, उन्होंने बच्चों से पूछा साहब, उन्होंने नहीं किया। श्रीमान को कॉल लगाया दफ्तर में, उन्होंने कहा आपने कुछ ऑर्डर करा, उन्होंने कहा मैं तो तुमसे पूछे बिना कुछ ऑर्डर ही नहीं करता हूँ। तब भी सामान आया कैसे? अब वो जो व्यक्ति है जो सामान लेके आया है वो कह रहा है साहब ठीक है, अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है मैडम तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आया है वो बता दे। देखिए ये चक्र है, ये घूम फिर के आपको वापस उसी OTP फ्रॉड पर ले आया। तो ई-कॉमर्स में भी OTP फ्रॉड्स या आपके दस्तावेज के फ्रॉड जुड़े हैं, बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़ें। धन्यवाद करें, गर्मी का समय, उस व्यक्ति को पानी पूछ लें और भेज दें वहाँ से, ठीक है, सुरक्षित रहें इन चीज़ों में। जी, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं आपको वो ऐसा दृश्य आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे कि ये बिल्कुल ही जेन्युइन है, ये बिल्कुल ही सही है और आप अपना बिल्कुल बिना परेशान हुए इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो बात लाकर उन्होंने OTP पे आपको वो लेकर आ जाते हैं और OTP आपसे लेते हैं और फिर वही सारी प्रक्रियाओं के सहारे वो आपके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। तो बिल्कुल सतर्क रहिए। और सर जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ ऑर्डर किया, चीज़ खराब आई और हमें ये भी सुविधा दी जाती है कि हम उसे रिटर्न कर दें। सर लेकिन फिर कई बार हम रिटर्न कर देते हैं, हमसे वो पिकअप तो हो जाता है वो सामान, लेकिन जी रिफंड नहीं आता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? देखिए या तो प्रोडक्ट आपका वापस नहीं आता या आपके पैसे नहीं आते। अब इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा लॉ है, हालांकि लॉ पर दृष्टि पे मैं जाना नहीं चाह रहा था, बट इसके लिए बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हमने किसी व्यक्ति से गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी में प्रॉब्लम है, हम न्यायालय की मदद लेके या तो एग्जैक्ट वही गाड़ी, एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट की मांग कर सकते हैं या हम रिफंड की मांग कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जो यहाँ बैठी हो या बाहर हो, अगर वो हमें हमारी ये चीज़ मुहैया नहीं कराती है, हम कंज्यूमर कोर्ट में भी इसका आवेदन दे सकते हैं। तो ये तो कुछ मैंने आपको लीगल और टेक्निकल सोल्यूशन बताए। नहीं तो ज़्यादातर कंपनी के अपने कुछ कंप्लेंट रिड्रेसल ग्रीवियंस ऑफिस बने हुए हैं, जिसके माध्यम से आप ईमेल फोटो खींचकर बता सकते हैं, वो उसको रिजॉर्ट करते हैं। 1 हफ्ते लगभग का समय मांगते हैं, वो कर देते हैं। इसमें मेरे मन में एक बात आई जो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ आपको बताते हुए। खासकर आजकल बहुत युवा हैं जिनको मैंने देखा है कि ज़्यादा पैसा ना खर्च करके वो सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो चीप इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल आपको नहीं खरीदना है, इससे बचना है। इसके लिए बहुत सारी P2P पर्सन टू पर्सन सेलिंग वेबसाइट्स हैं, इसके लिए मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, OLX और क्विकर जैसी वेबसाइट्स। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सारे गलत चीज़ें बिक रही हैं, अच्छा भी बिक रहा है, बट साइबर अपराधियों के लिए भी ये बहुत बड़ा मंच है। वो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई नो फिकर बेच क्विकर, तो वो भी चोरी के और ऐसे मोबाइल यंत्रों को अब इन पोर्टल्स पर बेच रहे हैं। युवा जाते हैं, देखते हैं अरे ये तो बहुत सस्ते में मिल रही है चीज़ें, वो ले लेते हैं भूलवश, लेकिन अगर इसके साथ कोई कष्ट जुड़े होते हैं, कोई अपराध किया गया होता है उन डिवाइस के द्वारा, चोरी के होते हैं, तो आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे। जी, यानी कि ये जो सेकंड हैंड जो सामान दिया जाता है, आप ये ज़रूर पुष्टि करें कि कहीं उन डिवाइसेस के थ्रू कुछ पहले कुछ गलत काम ना किया गया हो। बिल्कुल। और सर ने ये बहुत सही बात कही कि सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका होता है सामने वाले को लुभान्वित करने का, वो ये होता है सस्ते दाम। और सस्ते दाम जहां हम देखते हैं, हम आगे पीछे सोचना बंद कर देते हैं और बस वो जो बोलते जाते हैं और हम वो करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कब हम शिकार हो जाते हैं। तो बिल्कुल आगे हम यहाँ पर और भी बातें जानेंगे सर से, लेकिन अभी वक्त हो गया है मुकेश जी का एक और गीत सुनने का। तो आइए मुकेश जी के पास चलते हैं और सुनते हैं उनका एक यह गीत। मन भजले प्रभु का नाम लक्ष्मी नारायण, मन भजले प्रभु का नाम लक्ष्मी नारायण, मन गाता चल अभिराम लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण हो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, मन गाता चल अभिराम लक्ष्मी नारायण, मन गाता चल अभिराम लक्ष्मी नारायण।
शंख चक्र कर धारे हैं, वे जग के सिरजनहारे हैं। वे शंख चक्र कर धारे हैं, वे जग के सिरजनहारे हैं। वे शंख चक्र कर धारे हैं, वे जग के सिरजनहारे हैं, वे जग के सिरजनहारे हैं। है युगल छटा अभिराम लक्ष्मी नारायण, है युगल छटा अभिराम लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण हो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। मन भजले प्रभु का नाम लक्ष्मी नारायण, मन गाता चल अभिराम लक्ष्मी नारायण। वे भक्तों के रखवारे हैं, वे अंतर के उजियारे हैं। वे भक्तों के रखवारे हैं, वे अंतर के उजियारे हैं। वे भक्तों के रखवारे हैं, वे अंतर के उजियारे हैं, वे अंतर के उजियारे हैं। है प्रभु करुणा के धाम लक्ष्मी नारायण, है प्रभु करुणा के धाम लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ओ लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। मन भजले प्रभु का नाम लक्ष्मी नारायण, ओ मन गाता चल अभिराम लक्ष्मी नारायण। बहुत सुंदर प्रस्तुति मुकेश जी। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे सर से कि हमने सारे फ्रॉड्स के बारे में जाना, ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं या फिर OTP फ्रॉड्स हैं, इन सभी के बारे में तो हमने जान लिया। लेकिन सर जब ये घटनाएं हमारे साथ घट जाती हैं, इसके बाद की बात अब हम करते हैं कि क्या करना होता है, क्या करना चाहिए जब ऐसी किसी घटना का हम शिकार बन जाते हैं। जी, किसी भी तरह से आपके साथ वित्तीय फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन किसी माध्यम से हुआ, आप सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग करें। बिल्कुल घबराएं ना, घर बैठे बैठे आप इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। एक कष्ट लोगों के साथ और जुड़ा होता है, जब कोई फंस जाता है ऐसे वित्तीय फ्रॉड में, व्यक्ति मदद के लिए गुहार लगाने के लिए गूगल पर पहुंचता है और गूगल मामा से कहता है कि भाई हमें टोल फ्री नंबर बता दो हमारे बैंक का। जी। हमें टोल फ्री नंबर आदतन याद नहीं रहते, हमारे 2-3 बैंक है मान लो, तो जो टोल फ्री नंबर आप सर्च करते हो वो फर्जी निकलता है। क्यों? क्योंकि साइबर अपराधी क्या करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसको खरीद लेते हैं और उनका जो नंबर होता है उसको ऊपर दर्शा देते हैं। तो अगर कोई सर्च करेगा तो उनको वो नंबर दिखाएगा जिसके लिए उनने पैसा खर्च करा। देखिए, दिमाग देखिए, यानी घूम फिर के बाद उन्हीं के पास पहुंच रही है। फिर व्यक्ति उनको फोन लगाता है, उनका व्यक्ति बैठ के अलग अलग स्टेट्स में बात करता होता है। अच्छा, फ्रॉड हो गया, अच्छा ये अंक पुनः बताएंगे, पुनः CV बताएंगे, डिटेल बताएंगे, और पैसा कट जाता है। तो बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े। आज आपके पास राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर मौजूद है जो आप कभी भी कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 1930 नंबर। तो मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण चीजें बता दी। cybercrime.gov.in वेबसाइट, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, वेबसाइट से, बड़ी आसानी से। और दूसरा साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पर आप बड़ी आसानी से अपने नंबर से कॉल करके, और कोशिश करें कि उसी नंबर से अगर कॉल कर लें जो आपका बैंक से जुड़ा है तो और सोने पे सुहागा। भाई भारत शासन की हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत आपका वेरिफिकेशन डिटेल सब हो जाएगा। आप बताएं ऐसा ऐसा हुआ साहब, ठगी हो गई, तो वो पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये 2 चीज़ें आपको बहुत आपके लिए कारगर रहेंगी।
जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को वो नंबर बताना चाहूँगी 1930 यानी 1930। जब भी आपके साथ कोई साइबर संबंधित घटना घटती है, कोई भी साइबर संबंधित ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ होता है, तो आपको इस नंबर के माध्यम से मदद लेनी है। और साथ ही जो सर ने वेबसाइट आपको बताई है, उस वेबसाइट पर आप जाकर भी वहाँ से प्रक्रिया देख सकते हैं कि कैसे आपको रिपोर्ट करनी है। सर ये तो हो गई रिपोर्ट की बात। अब रिपोर्ट करने के बाद क्योंकि हमें कुछ उनको साक्षी देना होगा कि ये चीज़ हमारे साथ हुई है, एक तौर पे हमें प्रूफ देना होगा, एविडेंस देना होगा, तो सर वो क्या प्रूफ होते हैं या वो कौन सी बातें होती हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या जब हम कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, कोई सेवा ले रहे होते हैं, तो हमें किन चीज़ों को अपने पास रखना है? जिस वेबसाइट पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट, आपने जो पेमेंट करा है उसका स्क्रीनशॉट, और एक छोटा सा आपका नैरेटिव यानी आपकी एक बात अपने रखने का, कुछ लाइनों में कि ऐसा ऐसा हुआ साहब, हम ये खरीद रहे थे, तो ये हो गया हमारे साथ, ये आप अपना लिख दें। और भारत शासन MHA जो है इसको संबंधित नोडल के पास भेज देती है। उदाहरण के रूप में आप इंदौर में स्थित हैं, मान लीजिए आप विजयनगर में रहते हैं, और आप जिस क्षेत्र में आपके उस जगह पर साइबर ऑफिस को या साइबर नोडल ऑफिस को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाएगी, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर अपॉइंट हो जाएगा। आपको बाकायदा ईमेल और मोबाइल नंबर से ये पता चल जाएगा आपका ये कंप्लेंट नंबर, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। सब चीज़ें इतनी सरल आजकल हो गई हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया, तो बिल्कुल इन सभी बातों पे ध्यान दीजिए। और सर मैं यहाँ पर एक बात जानना चाहूँगी कि रिकवरी, पैसों की रिकवरी भी आज के समय में संभव है क्या? अगर पैसे एक बार अकाउंट से कट गए तो मतलब क्या वो वापस नहीं आएंगे? मैं ये बात बिल्कुल खुलकर कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं को। इन 9, 10, 11 वर्षों में मैंने एक चीज़ देख ली कि अगर आपका पैसा आपके डेबिट कार्ड से कटा है जी, तो वो आपका हार्ड एंड मनी था, आपने उसे बहुत मेहनत करके कमाया था, तो आप उसे साहब अगर थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाए आपके पास, तो आप तुरंत FD करा लो साहब। FD जो है वो साहब हैक नहीं होती है, उसके साथ कोई छल पूर्वक चीज़ें, जब तक कोई बैंक का ही व्यक्ति ना मिला हो, जो कि अपने यहाँ बहुत कम होता है जी, तब तक ये नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। और दूसरा, आप अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप रिपोर्टिंग कराएं। RBI का सर्कुलर ये कहता है कि अगर 3 दिवस की अवधि में आपने बैंक को सूचित कर दिया है और आपका जो फ्रॉड है 25,000 तक का ट्रांजैक्शन है, तो कस्टमर की जीरो लायबिलिटी है, शून्य। आपने अगर 3 दिवस में अवधि में रिपोर्ट कर दिया है तो। जी बिल्कुल। और पुलिस को भी। जी बिल्कुल, सर ने ये बहुत सही बात बोली, क्योंकि वो हमारी मेहनत से जोड़ी हुई पूंजी है, तो बेटर होगा कि उसे हम सुरक्षित कर दे पहले, और अपने अकाउंट में कम से कम राशि रखिए आप। और दूसरी बात यह जो सर ने हमें बताई कि सर जो आपने कहा था वो मैं चाहूंगी कि फिर से एक बार उस बात पे जोर डाल दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका एक मैसेज है हमारे जी बिल्कुल। RBI का जो सर्कुलर कहता है, जो बाध्यकारी है सारे बैंकों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट बैंक। अब तो वैसे भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बता दिया है कि इतने ही बैंक गवर्नमेंट के इसमें काम करेंगे। सर एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी एक्शन होगा। बिल्कुल सर, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपके लिए भी, और आपके साथ जो सिंथेसाइजर पर थे दिलीप जी, आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो दर्शकों उम्मीद करती हूँ कि आज की जो भी जानकारियाँ कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाई वो आप सभी को काम आएंगी। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे एक कुछ नई जानकारियों के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।